हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज। जैसे कि आप सभी की है ना बहुत डिमांड आ रही है कि है ना एक्सरसाइज दे दो, मीन्स एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन दे दो। तो मैंने ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अभी तक आपको दिया नहीं है। चैप्टर एक्सप्लेनेशन अभी जो बाकी के चैप्टर्स है 8, 9, 10 इनका मैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको बाद में दूंगी। इसके पहले मैं आपको एक्सरसाइज के थ्रू है ना चैप्टर में क्या है वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो ही जाने वाला है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो आपको क्या देखना है कि क्या स्टेटमेंट दिया है एंड उससे रिलेटेड सही कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शनल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट के ऑप्शनल फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक ये ऑप्शनल नहीं है। प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज ये ऑप्शनल के अंडर में आता है। प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स ये भी है ना ऑप्शनल के अंडर में आता है। एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ये है ना इसका कलेक्शन ऑफ टैक्स ये ऑप्शनल नहीं है, कंपल्शन उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे बी एंड सी, जो बी एंड सी ऑप्शन है, बी एंड सी जो यहाँ पर दिया है वो है ना करेक्ट स्टेटमेंट इसके पे फिट होता है कि ये ऑप्शनल फंक्शन है गवर्नमेंट के। तो आपको ऑप्शंस में से देखना है कि कहाँ पर बी एंड सी है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है बी एंड सी, ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। तो बोर्ड में लिखने का पैटर्न भी आपका इसी तरीके से होगा कि आंसर ऑप्शन नंबर 1 बी एंड सी, आपको ये सारे स्टेटमेंट नहीं लिखने होंगे। नाउ सेकेंड, ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट के ऑब्लिगेटरी फंक्शंस कौन से हैं। तो प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देन मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर। तो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन है गवर्नमेंट का। एंड वेलफेयर मेजर्स ये ऑप्शनल हुआ। एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑप्शनल हुआ। तो यहाँ पे ओनली बी, ये जो ओनली बी है स्टेटमेंट, ये है ना मैच करता है ऑब्लिगेटरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट को। तो हमें यहाँ पे से ऑप्शंस में देखना है कि कहाँ पर ओनली बी दिया है। तो हाँ, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो ओनली बी दिया है, तो आपका आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर 3 ओनली बी। इस तरीके से आपको आंसर लिखना होगा। नाउ यहाँ पर थर्ड, यहाँ पे डेफिनेशन दिए कि पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स which are on the border line between economics and पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के बीच में एज अ बॉर्डर लाइन ये पब्लिक फाइनेंस ये भी एक सब्जेक्ट है। तो ये किसने ये डेफिनेशन दी है, डैश गिवन बाय, कौन से इसने इकोनॉमिक्स ने ये डेफिनेशन दी है। तो ये जो डेफिनेशन है ये है ना प्रोफेसर, यहाँ पे प्रोफेसर ह्यूग डेल्टन की दी हुई है। तो आपको ह्यूग डेल्टन का जो ऑप्शन में यहाँ पे प्रोफेसर ह्यूग डेल्टन, इसको आपको डेल्टन को आपको यहाँ पे गिवन ऑप्शन में लिखना है। नाउ नॉन टैक्स सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू के नॉन टैक्स सोर्सेस कौन से हैं, नॉन टैक्स सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू कौन से हैं। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स तो यहाँ पे नहीं हो सकता, डायरेक्ट टैक्स एंड फीस भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे फीस एंड स्पेशल जो लेवी होती है, टैक्स जो लेव कर स्पेशल ड्यूटीज वगैरह लेवी की जाती है, तो वो है ना नॉन टैक्स सोर्सेस में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शंस फोर्थ ऑप्शन सी एंड डी ये करेक्ट ऑप्शन आपका है। पहले आपको यहाँ से देखना होगा कि भाई कौन सा वाला सही मैच हो रहा है नॉन टैक्स सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू को। नाउ फिफ्थ है यहाँ पे ट्रेंड्स शोन बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर, कौन सा ट्रेंड पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा बताया गया दिखाया गया ऑफ एनी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट का शोज द फॉलोइंग ट्रेंड। तो कांस्टेंट ट्रेंड है या इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग है या फ्लक्चुएटिंग। हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के ट्रेंड को देखते तो दिन ब दिन जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो हाँ, यहाँ पे ओनली जो बी ऑप्शन है ओनली बी इंक्रीजिंग, ओनली बी ये करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आइडेंटिफाई द राइट ग्रुप ऑफ पेयर्स, सही ग्रुप ऑफ पेयर्स हमको आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द
गिवन ऑप्शन, तो ये भी 1 मार्क के लिए ही आने वाला है। स्टूडेंट्स आपको याद रखना है ये वाला जो इस टाइप का क्वेश्चन है वो भी 1 मार्क के लिए आने वाला है। तो आपको पहले सही पेयरिंग करनी है और इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। पहले कैसे होता था, मैच द पेयर करके तो आपको यहाँ पर है ना 4 मार्क्स मिल जाते थे, अब ऐसे नहीं है। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो ओनली 1 मार्क के लिए आने वाला है, क्योंकि ये जो चेंजेस की है 5 मार्क के लिए था पहले के बोर्ड के पैटर्न में, अब ये 5 मार्क्स के लिए नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए ही होगा। आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये टाइप के क्वेश्चंस है ना इंक्लूड किए गए हैं आपके नए पैटर्न में। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स ये किसको बिलोंग करता है, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, पर्सनल इनकम टैक्स पे डायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये जो फर्स्ट है इसका डी हुआ, मैचिंग पेयर इसका डी हुआ। देन इनडायरेक्ट टैक्स है तो इसमें इसका मैचिंग हुआ, जीएसटी है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ना, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो सी, सेकंड पे सी है। देन थर्ड फीस एंड फाइन्स, तो फीस एंड फाइन्स है वो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंडर में आता है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू हुआ। एंड सरप्लस बजट है वो इन्फ्लेशन के दौरान। तो यहाँ पे फर्स्ट डी से मैच हो रहा है, सेकंड सी से मैच हो रहा है, थर्ड ए से मैच हो रहा है एंड फोर्थ है वो बी से मैच हो रहा है। तो आपको ढूंढना होगा कि कहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं, आपको ध्यान से केयरफुली देखना होगा कि आई के साथ डी, मतलब फर्स्ट के साथ डी, सेकंड के साथ सी एंड फिर थर्ड के साथ ए एंड फोर्थ के साथ बी, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये 1 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आने वाला है। मैं जल्दी ही आप लोगों को बोर्ड का पेपर पैटर्न एंड उसके साथ साथ मतलब एक एग्जाम्पल के साथ में आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, और उसके बाद में बोर्ड पेपर पैटर्न के हिसाब से पूरा क्वेश्चन पेपर मैं तैयार करने वाली हूँ, वो भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। पहले मैं आप लोगों को ये 8, 9, 10, 10 चैप्टर की एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। ये जो फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स दिए उसमें आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन देना है। तो पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस क्या है, तो पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो टू ऑफर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज टू द सोसाइटी को मैक्सिमम सोशल एडवांटेज देने के लिए पब्लिक फाइनेंस है का मेन मोटिव है। एंड प्राइवेट का क्या है कि प्राइवेट इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, इंडिविजुअल बंदे के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। देन सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर का कैसे डिटरमाइन होता है, तो गवर्नमेंट है ना पहले है ना एक्सपेंडिचर्स पहले फर्स्ट डिटरमाइन करती है वॉल्यूम एंड डिफरेंट वेज ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर, कि कौन कौन से डिफरेंट वेज होंगे इनके एक्सपेंडिचर के। जबकि जो प्राइवेट फाइनेंस है उसमें क्या होता है, बंदा पहले इनकम देखता है और बाद में डिटरमाइन करता है अपने एक्सपेंडिचर वॉल्यूम को। नाउ थर्ड, क्रेडिट स्टेटस की बात करें तो इसको पब्लिक फाइनेंस को ऑब्वियसली ये एग्रीगेट है, लार्ज बेसिस पे, इसलिए हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट होता है इन द मार्केट इसका। एंड प्राइवेट का जो क्रेडिट है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि इंडिविजुअल बंदे का, इंडिविजुअल फर्म का होता है। देन राइट टू प्रिंट करेंसी, तो करेंसी प्रिंट करने का पब्लिक फाइनेंस को गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंस गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो द गवर्नमेंट कैन प्रिंट नोट्स थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू नोट्स वो प्रिंट कर सकते हैं। जबकि है ना प्राइवेट फाइनेंस है वो प्राइवेट इंडिविजुअल होता है, इसीलिए वो लोगों को ये है ना राइट एंजॉय नहीं करते, उनको ये हक नहीं होता है प्रिंट करने का, नोट्स प्रिंट करने का। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस की बात करें तो पब्लिक फाइनेंस है ना ये ज्यादा इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है, क्योंकि ये एग्रीगेट है, लार्ज बेसिस पे। एंड यहाँ पे प्राइवेट फाइनेंस में ज्यादा स्कोप नहीं है, देयर इज नॉट मच स्कोप फॉर चेंजेस इन द प्राइवेट फाइनेंस। नाउ इफेक्ट ऑन इकोनॉमी पे इसका इफेक्ट क्या होता है, तो पब्लिक फाइनेंस का बहुत बड़ा खासा इफेक्ट होता है, ट्रेमेंडस इफेक्ट होता है, लार्ज बेसिस पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री की इकोनॉमी पे। जबकि ये जो प्राइवेट फाइनेंस है वो मार्जिनल इफेक्ट, मतलब ये क्योंकि ये इंडिविजुअल है ना तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, इसका मार्जिनल इफेक्ट ही होता है, ट्रेमेंडस इफेक्ट नहीं होता, मार्जिनल मतलब छोटा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे इंटरनल डेप्ट एंड एक्सटर्नल डेप्ट को लेकर है। तो इंटरनल डेप्ट क्विकली यहाँ पे विद द की पॉइंट्स हम लोग कर लेते हैं कि इंटरनल डेप्ट मतलब रेज्ड विद इन द इकोनॉमी के अंदर रेज्ड होता है। वो एक्सटर्नल डेप्ट मतलब रेज्ड आउटसाइड द इकोनॉमी के आउटसाइड जो रेज्ड होता है। देन इंटरनल डेप्ट ये वॉलेंटरी और कंपल्सरी इन नेचर होता है, एंड जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो वॉलेंटरी इन नेचर होता है, ओनली वॉलेंटरी इन
नेचर। नाउ इंटरनल डेप्ट है वो यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का यूज होता है इसमें, एंड एक्सटर्नल डेप्ट में यूज ऑफ फॉरेन करेंसी को यूज किया जाता है। नाउ ये जो इंटरनल डेप्ट होता है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब इसमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा नहीं होते, इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज नहीं आती है, ये इजीली है ना इंटरनल डेप्ट है ना जो रेस कर सकती है गवर्नमेंट, इजीली इसको रेस कर सकती है, तो इसमें कोई है ना ज्यादा इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। एंड यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल डेप्ट है यहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्सिटी होती है फॉर द मैनेजमेंट के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एंड इसी के साथ साथ ये जो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन में मीनिंग लिखना होता है, तो इंटरनल डेप्ट का मतलब क्या है और एक्सटर्नल डेप्ट का मतलब, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया नहीं, तो आपको सबसे पहले ना वो लिखना होगा कि जब गवर्नमेंट बोरो करती है फ्रॉम इट्स सिटीजन से, बैंक से, सेंट्रल बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बिजनेस हाउसेस से विद इन द कंट्री, तो उसे इंटरनल डेप्ट बोलते हैं। एंड एक्सटर्नल डेप्ट किसे बोलते हैं, ये कंपलसरी है बोर्ड रूल के हिसाब से, आपको मीनिंग नहीं तो डेफिनेशन पहले लिखना जरूरी है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, और 2 मार्क के लिए आता है तो 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। एक्सटर्नल डेप्ट में when government borrows from foreign governments, foreign banks और institutions, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो फिर है ना उसे एक्सटर्नल डेप्ट बोला जाता है, तो आपको पहले उसका मीनिंग लिखना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स पे हम आते हैं, तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स जो है द एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिनकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, फिर इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्राइस स्टेबिलिटी, तो उसे ना हम डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, तो ये भी आपको एक पॉइंट ऐड कर लेना है यहाँ पे। एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं, तो द एक्सपेंडिचर विच डज नॉट यील्ड एनी, कोई भी डायरेक्टली वो लोग है ना प्रोडक्टिव इम्पैक्ट नहीं डालते हैं कंट्री पे, तो उसे नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसके बाद में आपको डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का नेचर कैसा है, तो ये प्रोडक्टिव काइंड का होता है। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज अ प्रोडक्टिव इन नेचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर दीज आर अनप्रोडक्टिव इन नेचर। नाउ सेकेंड पॉइंट, द एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, दीज फंक्शंस इंक्लूड्स, तो इसमें कौन कौन से यहाँ पे जो फंक्शंस होंगे, कौन कौन से फंक्शंस इंक्लूड होंगे इसमें, तो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन जैसे हो गया, एजुकेशन अवेयरनेस, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस हो गया, पब्लिक यहाँ पर वर्क्स हो गया, पब्लिक रिक्रिएशन हो गया, सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो गया, तो ये सब इसके अंडर में आते हैं। फिर यहाँ पर ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि नॉन डेवलपमेंटल, तो दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच डज नॉट यील्ड एनी डायरेक्ट प्रोडक्टिव इम्पैक्ट ऑन द कंट्री इज कॉल्ड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गया, वॉर एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा, ये सब इसके अंडर में आता है। नाउ स्पेशल असेसमेंट एंड स्पेशल लेवी का मतलब क्या है, तो स्पेशल असेसमेंट का पहले तो मीनिंग लिख देना है आपको कि है ना द पेमेंट मेड बाय द सिटीजन्स ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेलिटी इन एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज में फॉर सर्टेन स्पेशल फैसिलिटीज के एक्सचेंज में जो पेमेंट करता है सिटीजन, तो उसे स्पेशल असेसमेंट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल असेसमेंट। ये है ना सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री है वो पेमेंट देते हैं, ये पेमेंट पब्लिक अथॉरिटीज को पे करते हैं। एंड स्पेशल लेवी है ना, ये लेवी दिस इज अ लेविड ऑन दोज कमोडिटीज, वो कमोडिटीज पे लेवी किया जाता है जिसका कंजम्पशन हार्मफुल होता है, हेल्थ एंड वेलबींग जिसको नुकसान करता है हेल्थ को एंड वेलबींग ऑफ सिटीजन्स को जो नुकसान पहुंचाता है, तो उस पे ना स्पेशल लेवी, मतलब उसका मतलब स्पेशल लेवी लाइक अ टैक्स ये होता है, लेकिन स्पेशली लेविड किया जाता है। यहाँ पे स्पेशल असेसमेंट के अंडर में लोकल बॉडीज जो होते हैं वो लेवी करते हैं स्पेशल टैक्स को ऑन द रेसिडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, जैसे एक्स्ट्रा और स्पेशल फैसिलिटीज के लिए, रोड्स हो गया, एनर्जी हो गई, वाटर सप्लाई, इन सब के लिए वो लोग चार्ज करते हैं। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्पेशल असेसमेंट में, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो रेवेन्यू अर्न करना होता है थ्रू द प्रोविजन ऑफ स्पेशल फैसिलिटीज। एंड स्पेशल लेवी में एग्जाम्पल्स के तौर पे ड्यूटीज लेविड ऑन वाइन, देन ओपियम एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स। यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा कि जो ऑब्जेक्टिव होता है वो रेवेन्यू अर्न करना होता है स्पेशल फैसिलिटीज के थ्रू। एंड ये जो स्पेशल लेवी होते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव इनकम अर्न करना नहीं होता है, बल्कि ना डिस्करेज करना
कंजम्पशन को डिस्करेज करना होता है, कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल कमोडिटीज बाय द सिटीजन, उसको डिस्करेज करना इनका मेन मोटो होता है। नाउ फिफ्थ यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स पे आ जाते हैं हम। तो जब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जो डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, तो इट इज अ टैक्स, ये टैक्स है, इट इज अ टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम, टैक्स पेयर अपनी इनकम पे पे करता है एंड प्रॉपर्टीज पे पे करता है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इट इज लेविड ऑन द गुड्स और सर्विसेज एंड इट इज पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल एंड परचेस ऑफ कमोडिटी और सर्विस। नाउ डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो द बर्डन ऑफ टैक्स इज बोर्न बाय द पर्सन, इसे कौन बेयर करता है, इट इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लेविड, जिसके ऊपर ये है ना लेविड किया जाता है। ये दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, एज ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज बर्डन ऑफ टैक्स टू अदर्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, द इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड, इसको शिफ्ट किया जा सकता है बाय द टैक्स पेयर, जैसे कि प्रोड्यूसर है ना शिफ्ट कर देता है ऑन द परचेसर, बायर, अदर पर्सन पे वो शिफ्ट कर सकता है। नाउ द इम्पैक्ट क्या है डायरेक्ट टैक्स का, तो द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन पे आता है। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल टैक्स हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, वेल्थ टैक्स हो गया, तो ये डायरेक्ट टैक्स के अंडर में आ जाता है एग्जाम्पल के तौर पे। एंड इसका जो इम्पैक्ट है, ये आप 2 पॉइंट बना सकते हैं इसके, कि पहला द इम्पैक्ट यहाँ तक आप है ना, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है ना पर्सन के ऊपर आता है, सेम पर्सन पे फॉल करता है, और द इम्पैक्ट ऑन एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स आर ऑन डिफरेंट हेड्स, अलग अलग पर्सन पे चला जाता है, ये डिफरेंट पर्सन पे चला जाता है, हेड्स मतलब डिफरेंट पर्सन। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जैसे न्यूली इंप्लीमेंटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे जीएसटी के नाम से हम सभी जानते हैं इंडिया में, उसने रिप्लेस कर लिया ऑलमोस्ट सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटी हो गई, इन सबको उसने रिप्लेस कर लिया है। तो यहाँ तक हमारे डिस्टिंग्विश बिटवीन कंप्लीट हो गया। अभी मूव करते हैं हम वेदर यू अग्री और डिसअग्री पे। तो अग्री एंड डिसअग्री पे हम मूव करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेट विथ रीजन वेदर यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 4 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा आप लोगों को। इसमें से 1 मार्क आपको ये स्टेटमेंट लिखने के लिए होगा, आई डू नॉट अग्री और आई अग्री, तो उसके लिए आपको, या आई डिसअग्री, तो इसके लिए 1 मार्क होगा। एंड बाकी का 3 मार्क्स आपके एक्सप्लेनेशन के लिए होगा, तो उसके लिए है ना आपसे है ना 3 पॉइंट्स एक्सपेक्टेड है, 3 मेन पॉइंट्स एक्सपेक्टेड है, लास्ट पॉइंट आपको हैंड्स करके लिखना है। तो यहाँ पे ऑब्लिगेटरी फंक्शन इज द ओनली फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ये खाली है ना गवर्नमेंट का फंक्शन है, तो इससे तो हम अग्री नहीं करते हैं क्योंकि उसके ऑप्शनल फंक्शंस भी है, राइट। तो यहाँ पे आई डू नॉट अग्री विद द अबव स्टेटमेंट, फिर आपको रीजन बताना है कि भाई क्यों नहीं अग्री करे। तो एज द गवर्नमेंट हैज, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑब्लिगेटरी मतलब जो कंपल्सरीली फंक्शन करनी है, जो ड्यूटीज फुलफिल करनी है, एज वेल एज ऑप्शनल फंक्शंस है, दोनों भी टाइप के फंक्शंस है। नाउ सेकेंड पॉइंट फिर आप लिखोगे कि जो प्रोटेक्शन करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स हो गया, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन के अंडर में आता है गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे आपको ऑब्लिगेटरी एंड ऑप्शनल दोनों के बारे में बताना होगा। फिर प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ स्पेशल सिक्योरिटी लाइक पेंशन हो गया, अदर वेलफेयर मेजर्स हो गया, तो ये ऑप्शनल के अंडर में आता है, एक्सेट्रा आर ऑप्शनल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। एंड फिर बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि गवर्नमेंट क्या है, तो गवर्नमेंट इज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, जिसे किसने क्रिएट किया, तो इट इज क्रिएटेड बाय द पीपल इन अ स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक रीजन में, कंट्री में, टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स हो गया, प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल वगैरह। इसीलिए हम बोलेंगे हैंस ऑब्लिगेटरी फंक्शन इज नॉट the only function of the government, it is not the only, यहाँ पे is not the करके not करके आपको ऐड करना है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड है यहाँ पे फाइन्स एंड पेनल्टीज को लेकर। तो फाइन्स एंड पेनल्टीज है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गई गवर्नमेंट की। तो फाइन्स एंड पेनल्टीज आर मेजर सोर्स नहीं है रेवेन्यू का, आर अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसे स्टेटमेंट दिया है। तो हम डिसअग्री करते, तो हम लिखेंगे आई डिसअग्री विद द अबव स्टेटमेंट। हम क्यों डिसअग्री कर रहे हैं, तो अब उसका रीजन हम लिखेंगे कि द ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है ऑफ इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स, मतलब लेविड करना, इम्पोज करना फाइन्स एंड पेनल्टीज इज नॉट टू अर्न इनकम, वो इनकम अर्न करना नहीं है बल्कि डिस्करेज करना होता है। तो इसके लिए लिखेंगे इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, इसके लिए यहाँ लिखेंगे कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू डिस्करेज द सिटीजन को डिस्करेज करना फ्रॉम वायलेटिंग द लॉज, जो लॉ वायलेट करने के लिए डिस्करेज करना कि भाई तुम है ना नियमों को मत तोड़ो, कानूनों को मत तोड़ो,
फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो लॉ फ्रेम किए हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फाइन्स फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स, और अब है ना फाइन है ना, मास्क नहीं लगाया है तो उसके लिए भी फाइन लिया जा रहा है, क्योंकि पेंडेमिक स्प्रेड होते जा रहा है, तो उसके लिए भी तो वो भी ये है ना डिस्करेज करने के लिए, वो एक्टिविटी को डिस्करेज करने के लिए ये जो है ना पेनल्टीज एंड फाइन्स वो लेवी किया जाता है। तो ये मेन है ना सोर्स नहीं है गवर्नमेंट की रेवेन्यू का। देन हाउएवर द इनकम फ्रॉम फाइन्स एंड पेनल्टीज इज स्मॉल, ये स्मॉल होता है अमाउंट, इसीलिए फाइन्स एंड पेनल्टीज आर वन ऑफ द नॉन टैक्स, ये नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू के अंडर में आता है, आपको लिखना है। एंड देन दस फाइन्स एंड पेनल्टीज आर नॉट ए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की रेवेन्यू का वो बड़ा भाग नहीं है, मेजर सोर्स नहीं है। नाउ थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है द गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज जीएसटी हैज रिप्लेस्ड ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी इंडिया में हैं उन सबको रिप्लेस कर लिया। तो हाँ, हम अग्री करते हैं ये स्टेटमेंट से, ऐसे लिखना है हमको। तो आंसर 3, आई अग्री विद द अबव स्टेटमेंट। अब हम क्यों एग्री कर रहे हैं, तो वो लिखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन गुड्स और सर्विसेज एंड इट इज पेड एट द टाइम ऑफ, ये कब पे किया जाता है, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल एंड परचेस ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस के समय पे ये हम पे करते हैं। नाउ जीएसटी क्या है, तो जीएसटी इज डिफरेंट फ्रॉम, ये अलग है, हटकर है। एक्साइज ड्यूटी हुई, सेल्स टैक्स इम्पोज हुआ एज अ सिंगल स्टेज लेवी ऑन द मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोडक्ट के लिए, हर एक स्टेज पे ये पे होता था। एक्साइज ड्यूटी हुई, सेल्स टैक्स हुआ, लेकिन जीएसटी का वैसा नहीं है। जीएसटी क्या है, तो जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स हो गया, ये सारे टैक्स को इसने मर्ज कर लिया अपने अंदर, विच हैज रिप्लेस्ड वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसने मर्ज कर लिया, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हुई, सर्विस टैक्स हुआ, एंटरटेनमेंट टैक्स हुआ, वेट हुआ, एक्सेट्रा। तो इसीलिए इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स बेस विथ नेशन वाइड बेस्ड है ये कवरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसीलिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज रिप्लेस्ड ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी इंडिया के उनको ऑलमोस्ट सबको उसने कवर कर लिया है, रिप्लेस कर लिया है जीएसटी ने। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। नाउ फोर्थ यहाँ पे दिया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डू नॉट लीड टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये तो नहीं है, पब्लिक एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज होते जा रहे हैं। अभी जो कंट्रीज, सारे कंट्रीज में, ऑलमोस्ट सब कंट्रीज में जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, राइट। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक मतलब जनता के लिए है, जनतंत्र के लिए है। तो यहाँ पे आई डिसअग्री विद द अबव स्टेटमेंट हम लिखेंगे, फिर हम रीजन लिखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो लीड टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। और किस वजह से ये पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुए, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, सब शहरों का निर्माण हो रहा है, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस के एक्सपेंडिचर्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, राइट। बॉर्डर्स को सेफ गार्ड करने के लिए कंट्री को डिफेंस के खर्चे भी करने पड़ रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये सब है ना, इसकी वजह से है ना पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गए, इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गए। देन मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है आर वर्किंग फॉर वेलफेयर स्टेट, वो वेलफेयर, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, इसीलिए मेजोरिटी ऑफ द कंट्री है वो डेमोक्रेटिक हो गई है इन नेचर। इसीलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना वो परफॉर्म कर रही है बहुत सारे फंक्शंस। यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंट्री के वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, इसीलिए गवर्नमेंट मेक्स ह्यूज एफर्ट्स, बहुत एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, गवर्नमेंट को मेहनत करनी पड़ रही है बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसीलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज टू इनकर एक्सपेंसेस ऑन रेगुलर इलेक्शंस के लिए भी खर्चे करने पड़ते हैं एंड अदर सच एक्टिविटीज के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। तो आपको ये पूरे 6 पॉइंट नहीं लिखने हैं, यहाँ से आपको है ना 3 पॉइंट लिखने हैं और चौथा पॉइंट आपका लास्ट ये है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लीड टू यहाँ पे इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। तो कोई भी 3 अच्छे से आपको सिस्टमेटिकली ये लिख देना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप जो आंसर लिख रहे हो वो सही तरीके से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। नाउ फिफ्थ यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक देन प्राइवेट फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस तो ये सही बात है ना, क्योंकि पब्लिक मतलब ऑन लार्ज एग्रीगेट, राइट, एंड प्राइवेट मतलब ये स्मॉल है, ये वाइडर कॉन्सेप्ट नहीं है, नैरोअर कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम अग्री करते हैं, आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट एंड आपको रीजन में देना है कि पब्लिक फाइनेंस जो है इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनकम,
एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट एट सेंट्रल हो गया या स्टेट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, जबकि प्राइवेट फाइनेंस है, जबकि प्राइवेट फाइनेंस है, ये है ना स्टडी है इंडिविजुअल इनकम का, इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल फर्म का। तो यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस है वो ऑफर करता है मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को, हम सभी को ये है ना ज्यादा से ज्यादा सोशल एडवांटेज दे रहा है, बेनिफिट्स दे रहा है। जबकि प्राइवेट फाइनेंस है उसका तो एम है अपने प्राइवेट इंटरेस्ट, प्राइवेट वेलफेयर के लिए काम करता है प्राइवेट फाइनेंस। नाउ थर्ड, अंडर पब्लिक फाइनेंस क्या है कि गवर्नमेंट है ना पहले डिटरमाइन करती है वॉल्यूम एंड डिफरेंट वेज ऑफ एक्सपेंडिचर, और इसके बजाय इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस अंडर प्राइवेट फाइनेंस क्या होता है कि एक एन इंडिविजुअल कंसिडर करता है उसकी इनकम का, एंड देन बाद में वो डिसाइड करता है कि भाई उसे कितना खर्चा करना है, पहले वो देखता है कि इनकम सोर्स क्या है उसका। फोर्थ, द गवर्नमेंट कैन प्रिंट नोट्स थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन है ना ये वाला जो राइट है वो पब्लिक फाइनेंस के पास नहीं होता है, विच इज नॉट एंजॉयड बाय द पब्लिक फाइनेंस। देन फिफ्थ पॉइंट, there is not much scope for changes in private finance, hence पब्लिक फाइनेंसेस, इसके लिए ना पब्लिक फाइनेंस ज्यादा इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है देन दी प्राइवेट फाइनेंस। इस तरीके से आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है। तो आई होप आपको ये जो अग्री डिसअग्री के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 अपलोड करने वाली हूँ, तो आपको तब तक के लिए सारे नोट्स आपके है ना हार्ड कॉपी आपको तैयार कर लेनी है, एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।